नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी के बलिया से निकल कर आ रही है, जहां पर बांसडीह विधानसभा में निषाद पार्टी के प्रचार सामग्री को मिटाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ जगहों पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर संजय निषाद का नाम जो है वो लिखा गया था, जिसे अज्ञात लोगों द्वारा जानबूझकर मिटा दिया गया है। और अब इस मामले को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो अजय शंकर पांडे उर्फ कनक ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि वो घर घर जाकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, निषाद राज और भगवान श्री राम की तस्वीरें जो हैं वो कैलेंडर बड़े पैमाने पर वितरित कर रहे हैं। और इसके साथ ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कई जगहों पर पार्टी का नाम भी लिखवाया गया है। अजय शंकर पांडे ने आरोप लगाया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए, उसी क्षेत्र में पार्टी के प्रचार को मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि ना तो आचार संहिता लागू है और ना ही कोई चुनाव है, इसके बावजूद भी निषाद पार्टी के प्रचार को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को देने की बात कही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है हमारे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये सीट निषाद पार्टी के कोटे का है, यहाँ की विधायक निषाद पार्टी की कोटे की हैं। और इसी बांसडीह विधानसभा में जब पार्टी का प्रचार कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है तो खंभे पे मिटाने का काम प्रशासन के लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये काम किसका है आखिर, जबकि अगर आचार संहिता अगर लागू होती और उस नाम को अगर मिटाया जाता, पार्टी के प्रचार को मिटाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी तो आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ है, फिर बिना आचार संहिता लागू हुए इसको मिटाने का क्या मतलब है। जबकि आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है कि जिले में हर जगह किसी न किसी का प्रचार लिखा हुआ है। कहीं पार्टी का प्रचार लिखा हुआ है किसी खंबे पे, तो कहीं स्कूल का प्रचार लिखा हुआ है। आखिर निषाद पार्टी के नाम से ही इतनी चिढ़ क्यों है लोगों को। तो वहीं मैनपुरी में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने बताया है कि उसका पति जो है आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और मायके से पैसे लेने का दबाव बनाता है। पैसे लेने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है और कई बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो इसका विरोध करती है तो पति के साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी गाली गलौज और मारपीट करते हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष द्वारा उस पर खेत में हिस्सा दिलाने का दबाव बनाया गया है। जब उसने इसका विरोध किया तो पूरे परिवार ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। पीड़िता के अनुसार उसका पूरा घरेलू सामान घर के बाहर फेंक दिया गया है। पीड़िता ने बताया है कि इस मामले की शिकायत उसने पहले थाने में लिखित रूप से दी थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मामला क्या है, ससुराल वाले मारते हैं और बोलते हैं घर से दहेज लाओ, खेत लाओ, सब कुछ लाओ। अच्छा, कहाँ पे है आपकी ससुराल? खजुरारा गढ़िया। खजुरारा गढ़िया, थाना करेल। आप कहाँ के हो? आपका मायका कहाँ का? कमलपुर। कमलपुर। किस थाने में? किसनी। क्या चाहते हो आप? हम बस यही न्याय चाहते हैं, वो लोग मुझे मारे पीटे ना और सलामत रखें और घर दें। मुझे सब सामान बाहर निकाल दिया मेरा। कब शादी हुई थी आपकी? 2021 में। मामला क्या है? मारते हैं बहुत। किसको? बिटिया को। बिटिया को? हाँ जी। किस बात को लेके मारपीट करते हैं? वो काम नहीं करता है। हाँ। और बिटिया जो नौकरी करती थी, अच्छा, उनका कर्जा दिया इन्होंने अपन कर्जा कर लेते हैं और अपन कर्जा कर लेते हैं वो। मामला तो वहीं बांदा में सड़कों पर युवाओं का बेखौफ हुड़दंग देखने को मिला है, जिससे यातायात पुलिस की निगरानी पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। कार की छत और दरवाजों पर बैठकर युवक जो हैं खुलेआम यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आए हैं और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में ये सारे मामले सामने आए हैं, जहां पर दो अलग अलग घटनाओं ने। तो वहीं बलिया में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता की और ग्राम पंचायत मझौली गांव में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, ओपन जिम और कन्या प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय भवन और मां भगवती डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया।
और इस अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है और एक शिक्षक युवक ही देश के विकास की गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण की दिशा में की गई ये पहल ग्राम पंचायत के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। और इस क्रम में मंत्री दयाशंकर सिंह ने शंकरपुर मझौली मार्ग का विधि विधान पूर्वक शिलान्यास किया। आज पूज्य भूमि देवी जी के ग्राम पंचायत मझौली में माननीय नगर के विधायक, प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री पुरस्कार से पुस्तकालय एवं डिजिटल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन उनके द्वारा किया गया और हमारे बगल में पूर्व प्रधान जी द्वारा बनाया हुआ प्राथमिक विद्यालय का भी आज उद्घाटन हुआ तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि देवनारायण सिंह पंडा जी द्वारा इस ग्राम सभा को ओपन जिम बच्चों के लिए दिया गया था, इसको भी प्रमुख जी द्वारा और माननीय मंत्री द्वारा उस ओपन जिम का भी उद्घाटन किया गया। एक गांव में कन्या प्राइमरी स्कूल है, भी बना था पहले से, उसका भी उद्घाटन माननीय मंत्री द्वारा किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पतंग पर ओपीएस लिखकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। और इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों की सरकार से लंबे समय से लड़ाई चल रही है और पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो फिर आम कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कर्मचारियों की मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश द्वारा सभी जिलों में आयोजन किया जा रहा है पुरानी पेंशन को लेकर। हमारी सरकार से लगातार बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और वर्तमान में बलिया में कार्यक्रम लगभग एक हफ्ता पहले तय था, लेकिन ठंडा की वजह से एक कार्यक्रम आज दिनांक 1 फरवरी को रखा गया है। किस तरह का ये कार्यक्रम? ये पुरानी पेंशन है जो हम ही सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का एक सहारा है। पुरानी पेंशन, एक देश में एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, यहाँ के मंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सांसद जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राष्ट्रपति जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी पुरानी पेंशन जब ले रहे हैं, तो फिर आम कर्मचारी को पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो देश के अर्धसैनिक बल जो देश पे शहीद हो रहे हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उनको भी उनको भी पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रहा है। हम सफाई कर्मचारी हैं, देश की पूरा गंदगी साफ करते हैं, तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। प्रदेश द्वारा तो वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री अनिल राजभर के बयान पर तीखा पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि यदि पूरे देश में कहीं भी वोट बचाने की कोई जगह है तो उनका पता बताया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो ये बता दे कि वोट कहाँ बिकता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वोट कोई बोरा या झोला नहीं है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज उन पर उंगलियां उठा रहे हैं उनका खुद का इतिहास संदिग्ध रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने मंत्री अनिल राजभर और उनके पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोहा चोरी किया करते थे। उन्होंने कहा है कि 23 सालों में उन्होंने जो संघर्ष किया वैसा किसी और ने नहीं किया होगा। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने अपने समाज और इतिहास की बात खुलकर करने शुरू की तभी लोगों का ध्यान सुहेलदेव महाराज की ओर गया। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो। पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं। वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है। जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में
वो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेने वाला कोई माई कलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं। ठीक बात है। हाँ। इसी बनारस से हमने शुरू किया था, 7 मील से। तब उस समय सुहेल देव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घरतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहू जी। हाँ, नाम तो है साहू जी। काम क्या होता है? तो जो जैसा। तो वहीं अमेठी जिले में अंतिम निर्वाचन नामावली में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के लिए जारी मतदाता सूची की मैपिंग के दौरान बड़े गड़बड़ सामने आए हैं और ऐसे में आरोप है कि क्षेत्र में तैनात सभी बीएलओ ने सुपरवाइजर को गलत सूचना दी है। बताया जा रहा है कि बीएलओ द्वारा जारी 3155 मतदाताओं की सत्यापन सूची में अधिकतर मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर फर्जी भरे गए हैं। इतना ही नहीं, जीवित मतदाताओं को मृत दिखाया गया है और गांव में रहने वाले लोगों को बाहर निवास करने वाला दर्शाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद से सुपरवाइजर ने संबंधित गांव में पहुंचकर स्थलीय जांच की। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि पहले सर्वे की गई मतदाता सूची का जला दिया गया है और अब दोबारा गांव में बीएलओ द्वारा 3155 मतदाताओं को फिर से मैपिंग कराई गई है। तो वहीं हमीरपुर जिले में सुमेरपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक खूंखार कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर अचानक से ही जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्चे का हाथ और सीना गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे वो खून से लथपथ हो गया। बताया जा रहा है कि ये हमला उस समय हुआ जब कुत्ते का मालिक उसे टहला रहा था और हमले के बाद से गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बता दें कि कुत्ता पहले भी कई बार लोगों पर हमला कर चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब हम तो जिम फैक्ट्री में करते हैं, ये बच्चे खेल रहे थे, वहीं खेलते ही समूह काट लिया है। कहाँ कहाँ चोटें हैं, कैसे? इसके हाथ छाती पे है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। किस जगह पर ये कुत्ते ने काटा, किस जगह घटना हुई है? ये नाला के उस पार हुई है, डॉक्टर इमामुद्दीन के पीछे। डॉगी ने काटा। डॉगी ने? किस डॉगी ने? सागर पीछे। किसका डॉगी था? कहाँ गए थे जब ये हादसा हुआ, क्या कर रहे थे? आदित्य के घर में खेल रहा था, छत में। तो किस जगह, छत पे आ गया था? छत में आ गया था, कूद के मैं घर आ रहा था, तब जीने में एक कीड़ा को टुकड़ा उतने में लिपट पड़ा। किसी ने बचाया नहीं तुम्हें? कौन, कोई लोग आए? कोई नहीं बताया। अकेले थे जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ? हाँ, लोग दोस्त थे पर हल्का दूर थे, वो मतलब दूसरी छत में थे, मैं इसी छत में थे। क्या नाम है तुम्हारा? अंश। किस जगह पर हुआ ये हादसा तुम्हारे साथ? तो वहीं अलीगढ़ में आम जनता की जिंदगी बचाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और ये अभियान जनवरी से शुरू हुआ और शहर के स्कूल, कॉलेजों, गांव और देहात क्षेत्रों में आम लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। और इसका उद्देश्य जो है वो सड़क हादसों और दुर्घटनाओं में हो रहे जान माल के नुकसान को कम करना है। बता दें आपको कि जल्दबाजी और नियमों का अवहेलना के कारण खुद को खतरे में डाल देते हैं लोग और ऐसे लोगों को सावधान करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। हर रोज कई लोग जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और इसीलिए इस अभियान के माध्यम से लोगों को नियम कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि मोटर व्हीकल डीलरों के लिए एक रोस्टर जारी किया गया है और इसके अनुसार किसी भी वाहन को बेचते समय डीलर को खरीदार को 2 हेलमेट प्रदान करना अनिवार्य है और इसका उद्देश्य जो है वो वाहन स्वामियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और दुर्घटनाओं को कम करना है। यदि कोई डीलर इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अमेठी में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़कर
आगे की कार्रवाई करते हुए फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों से शिवपूजन के खिलाफ 16 और अतुल यादव के खिलाफ 8 मामले दर्ज है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधियों की सक्रियता पर रोक लगेगी और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर नीलगिरी इलाके में जैन मंदिर के पास एक मकान खाली कराने को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस ने पीएससी बल के साथ मौके पर पहुंचकर घर वालों को बाहर निकाला और इस दौरान मौके पर पहुंचे पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया है। विरोध करने पर पुलिस ने पार्षद को भी गिरफ्तार कर थाने ले गई है। थाने पहुंचने पर नगर निगम के कर्मचारी और क्षेत्रवासियों ने थाने का घेराव कर विरोध जताया और इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो वहीं सहारनपुर में विराट हिंदू शताब्दी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है। सम्मेलन में क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में आयोजन को लेकर उत्साह और धार्मिक वातावरण देखने को मिला है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूजनीय स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अब परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से सनातन धर्म और राष्ट्रीय हित के विषयों पर खुलकर आवाज उठाई जा रही है। धर्म और देश के विरुद्ध सोच रखने वाले द्वारा विरोध तो होता ही है, लेकिन अब देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब उस मार्ग पर चल रहा है जिस पर पहले नहीं चल पाया था और अब ये परिवर्तन राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है। विराट हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति के लोग एकजुट रहें, जातियों में ना बटे। जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं में या जातियों में बट रहे हैं वो ना बटे। संघ का शताब्दी समारोह चल रहा है और इस उपलक्ष्य में ये जन जागरण अभियान है कि हम जातियों में, बिरादरियों में ना बट करके एक हिंदू बने। विराट हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति के लोग एकजुट रहें, जातियों में ना बटे। तो वहीं लखीमपुर खीरी के नीम गांव में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान ओवर हाइट और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे ओवर हाइट वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। नीमगांव थाना क्षेत्र में एसओ के आदेश पर एसआई जितेंद्र पाल ने 3 ट्रकों को ओवर हाइट पाए जाने पर चालान किया है और ये वाहन लखीमपुर खीरी में ओवरलोड और ओवर हाइट के कारण लगातार होने वाले सड़क हादसों में शामिल हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए समय समय पर चलाए जाएंगे। तो वहीं लखीमपुर खीरी में एसडीएम मधुसूदन गुप्ता मतदाताओं के फॉर्म की जांच और सत्यापन कार्य में सक्रिय हैं। वो अपने कार्यालय में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक समय देकर मतदाताओं की मैपिंग और सत्यापन की कार्य तेजी से कर रहे हैं। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता जो हैं वो प्रतिदिन 130 से 140 मतदाताओं के फॉर्म की जांच कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी दस्तावेजों की जांच सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए और इस पहल से मतदाता सूची में त्रुटियों को कम करने और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ, आज 31 जनवरी को माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR अभियान के तहत एक महाअभियान संचालित किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म 6, 7, 8 को भरवाए जाने का लक्ष्य है। आज मैं इस बूथ पे आया और मैंने देखा काफ़ी संख्या में फॉर्म 6 भरे गए। तो मेरी नए मतदाताओं से अपील है, जो 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो सभी लोग फॉर्म 6 भर के मतदाता बन सकते हैं। फॉर्म 7 में आदमी डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं उनका नाम काटा जाना है। फॉर्म 8 में वो अपना संशोधन कर सकते हैं। संशोधन जैसे स्थान परिवर्तन, नाम का संशोधन, पता का संशोधन और मोबाइल नंबर का जोड़े जाना, ये प्रक्रिया आप फॉर्म 8 को भर के कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 6 से आप मतदाता बन सकते हैं। फॉर्म 6 के साथ में घोषणा पत्र आवश्यक है। 2 फॉर्म्स हैं जिनके साथ घोषणा पत्र भरवाया जाना भी आवश्यक है, फॉर्म 6 और 8। 7 में घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, जबकि फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ में घोषणा पत्र भरकर देना जरूरी है। मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ। आज तो वहीं संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जो है गुलाब देवी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स अस्पताल की स्थापना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में पश्चिमी यूपी को एम्स हॉस्पिटल के लिए मंजूरी मिली है और अब इसकी स्थापना निश्चित होनी चाहिए। गुलाब देवी ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु चंदौसी नगर होना चाहिए, जहां पर रेल, गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य व्यवस्थाओं की सुविधा उपलब्ध हो। यदि एम्स चंदौसी नगर में स्थापित किया गया तो पास के जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। मंत्री गुलाब देवी ने आगे कहा है कि वो इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर चंदौसी नगर में एम्स के निर्माण की मांग करेंगी। पहले तो मैं
बधाई देना चाहूँगी इस सर्वहितकारी और सर्व कल्याणकारी बजट के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय वित्त मंत्री जी के लिए। लेकिन कल ही ये ज्ञात हुआ है कि ये जो है पश्चिम यूपी में एम्स का बनना निश्चित होगा। उसमें मेरा कहना ये है कि जैसे कि जन भावनाएं उमड़ रही हैं कि चंदौसी एक केंद्र बिंदु है पश्चिम क्षेत्र का, और यहाँ रेलवे जंक्शन भी है, दूसरा जो है गंगा एक्सप्रेस वे भी है, और सारी शिक्षा की बहुत बड़ी यहाँ व्यवस्था भी है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम यूपी में जब ये बनेगा, एम्स बनेगा, तो चंदौसी में अगर ये बन जाए तो ये एक केंद्र बिंदु रहेगा, सबके मध्य में रहेगा। इससे आने जाने वालों के लिए आसपास के जनपदों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वहीं बदायूं में भंडारे की दावत खाकर लौट रहे लोगों पर कुछ दबंग व्यक्तियों ने अचानक से ही जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से वासुदेव की हालत जो है वो गंभीर होने के कारण उन्हें सैफई रेफर किया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने हजरतपुर थाने पुलिस पर कार्रवाई न करने और मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि कोई भी खास चोट नहीं आई है और खुद जाकर इलाज करवाओ। इसके बाद से अब ये जो मामला है वो काफी गंभीर हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति है वो बेहद ही गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं अलीगढ़ में ठंड और घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर धूप नहीं निकली और हल्की हवाओं के चलते गलन बनी रही, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान जो है 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। घना कोहरा रामघाट रोड और अन्य इलाकों में दृश्य जो था वो बेहद ही कम रहा। दफ्तर आने जाने वाले लोगों को धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा। वहीं किसानों और खेतों में काम करने वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युवाओं ने इस मौसम का आनंद उठाया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हल्की धूप और ठंडी हवाओं का अनुमान जताया है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े पहने और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को ख्याल रखें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।